नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज हम एक ऑनलाइन इंटरेक्शन में जुड़ गए हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शन में उस खिलाड़ी के साथ जुड़े हैं जिनसे एक बड़ी पिक्चर अगर आप देखें स्पोर्ट्स के फेस्टिवल के बारे में बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 आने वाला है और उस बड़ी पिक्चर को लेकर शूटिंग एज अ स्पोर्ट, एज अ इंडिविजुअल स्पोर्ट अगर उस नज़रिए से देखें तो उससे बहुत उम्मीद है। और उसी पर्सपेक्टिव्स को लेकर आज हमारे साथ इस ऑनलाइन इंटरेक्शन में जुड़ गई हैं अंजुम मुदगिल, जिनसे हम बात करेंगे, इनके शूटिंग के बारे में बात करेंगे, इनके स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अंजुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। मैं भी वेट कर रही हूँ आपके साथ इंटरेक्शन के लिए। जी। सो अंजुम, सबसे पहले तो हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। बड़ी पिक्चर अगेन, सब कुछ जो भी रिवॉल्व करेगा, अभी आप कहीं भी बात करोगे ऑब्वियसली वो पेरिस ओलंपिक्स को लेकर ही कहीं ना कहीं उस सारे सवाल आएंगे निकल कर, तैयारियों के बारे में पूछा जाएगा। बट सबसे पहला सवाल इन और फर्स्ट इंटरेक्शन यही मैं पूछना चाहूंगा कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? चंडीगढ़ पंजाब से निकल कर आना और फिर बीच में बड़ी सारी चीजें हुई, बड़े सारे वो एक जो हडल्स होते हैं जिनको आपने पास किया, वो कुछ एक स्टोन्स होते हैं जो आप रखते गई, लेकिन वहां से सफर शुरू हुआ और आज यहाँ इस सफर के बारे में हमें कुछ बताएं। जी अनुभव जी, सो 2008 में मैंने अपनी शूटिंग की जर्नी शुरू करी थी चंडीगढ़ से, और एनसीसी के थ्रू। तो मेरे मदर ने अपने स्कूल कॉलेज में शूटिंग करी है एनसीसी के थ्रू, तो उन्होंने ही मुझे इस गेम से इंट्रोड्यूस करवाया। और 2008 में मैंने पहला कंपटीशन खेला था जो एकदम ही बेसिक डिस्ट्रिक्ट लेवल था एनसीसी में। और उसके बाद 2009 में मेरा पहला नेशनल्स खेला था मैंने। और मुझे मतलब पहली बार जब मैं इंडिया के लिए खेलने गई थी तो वो 2011 था, जब मैं जर्मनी गई थी जूनियर्स में खेलने के लिए। और तब से लेकर मुझे मतलब अब 14-15 साल हो गए शूटिंग करते हुए। और तो मुझे 10 साल लगे कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीतने के लिए, और मेरा पहला वर्ल्ड कप मेडल 2018 में आया था। एंड उसके बाद जो जर्नी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है ये जर्नी। तो काफी कुछ सीखने को मिला है, और मैं थैंक यू करती हूँ अपने उस चैलेंजेस को और उन सारे माइलस्टोन्स को जो मैंने अचीव करे इतने सालों की जर्नी में। और अब मैं पेरिस के लिए तैयारी कर रही हूँ। और बस यही अभी तक की जर्नी है, और आ, अभी बहुत लंबी होगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं बहुत आगे जाए और इसमें खूब सारी ट्रॉफीज हों और आप देश का नाम, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने कोचेस का नाम और रोशन करती रहें। आपने अंजुम अभी मेंशन किया 2008, वो साल जहां से आपने शुरू किया था, ये वही साल है जहां पे वो एक ऐतिहासिक पल, अगर आप शूटिंग एज ए स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो वहां से वो शुरू हुई थी जब अभिनव बिंद्रा सर ने वो गोल्ड मेडल हमारे देश को पहली बार ओलंपिक्स में दिलाया था। तो एक कोइंसिडेंस का ये कि उसी साल आपने शुरू किया और उसी साल वो एक माइलस्टोन भी रखा गया। उस वक्त उस पल के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि भैया गोल्ड मेडल आया है शूटिंग में, और उसी वक्त उसी के आसपास या थोड़ा आगे पीछे आपने शुरू किया। कैसी थी वो फीलिंग जब आपको उसके बारे में बताया गया? शायद उस वक्त इतनी समझ नहीं रही होगी, शायद उस वक्त बिल्कुल। शूटिंग एज ए स्पोर्ट शायद इतना पॉपुलर नहीं रहा होगा, बट अगेन परसुइंग योर करियर इन शूटिंग एट दैट मोमेंट कितना डिफिकल्ट था, और फैमिली सपोर्ट खास तौर से आपने बताया मदर को आपने मेंशन किया, उनके सपोर्ट को मेंशन किया। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। उस टाइम पे कोई शूटिंग स्पोर्ट को ज्यादा जानता नहीं था, ना मीडिया में कवर होता था, ना लोगों को पता था कि ऐसी भी कोई गेम है जिसमें आप राइफल या पिस्टल शूट करते हो और वो वर्ल्ड कप और ओलंपिक लेवल पे खेली जाती है। जब मैंने भी शुरू किया था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतने इंटरनेशनल होते हैं इस गेम में और ओलंपिक्स होता है। फिर जब अभिनव भैया का मेडल आया 2008 में, तो वो काफी अच्छा टाइम था इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, और स्पेशली शूटिंग के लिए, क्योंकि जितने भी रिकग्निशन हमारी गेम को मिली है उनके मेडल के बाद बहुत हम्म, ज्यादा बड़ा है। तो आई थिंक तब मुझे लोगों को बताना बहुत आसान था कि मैं कौन सी गेम खेलती हूँ। उससे पहले बहुत मुश्किल लगता था बताना कि हम करते क्या है, कौन सी गेम खेलते हैं, कैसी राइफल चलाते हैं, और हम्म, इसके फ्यूचर क्या है। तो जब हम्म, उनका मेडल आया तो उसका फ्यूचर बताना हमें बहुत आसान था कि ऐसे ओलंपिक्स होता है और अलग अलग इंटरनेशनल्स होते हैं। तो वो चीजें उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही इजी वे पेव कर दिया था अभिनव भैया के मेडल ने। और उसके बाद से और भी बहुत हमारे शूटर्स के मेडल आए थे। गगन भैया का मेडल आया था, और विजय सर का मेडल आया था। तो उनके मेडल्स के बाद शूटिंग को काफी रिकॉग्निशन मिली, और अब आप देख सकते हैं
कि किसी भी और गेम की तरह शूटिंग को एकदम टॉप पे माना जाता है, और शूटर्स काफी अच्छा खेलते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। बस अभी एक ओलंपिक मेडल की वेट है, तो वो आई एम श्योर कि पेरिस में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल वो पेरिस में पूरी हो जाएगी, इसकी उम्मीद हम सभी करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरा होकर रहेगा इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। अंजुम, आपने अभिनव सर की बात करी अभी, हाल ही में उनसे मैं एक स्पोर्ट्स इवेंट में मिला था, स्पोर्ट्स साइंस इवेंट में बेसिकली। सो जब उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बड़ा भरोसा जताया इस बार की जो हमारी शूटिंग टीम होगी, ऑल द टीम्स, जो भी अलग अलग जो कंपटीशन शूटिंग होंगे जिसमें वो पार्टिसिपेशन अपनी दिखाएंगी, उनको इस बार की शूटिंग टीम से बड़ी उम्मीदें। कहा उन्होंने एशियन गेम्स का रेफरेंस भी दिया, क्योंकि हमने पिछले साल देखा एशियन गेम्स में कितना शानदार प्रदर्शन शूटिंग कॉन्टिजेंट ने हमारी टीम से टीम ने किया है एशियन गेम्स में। आज जो शानदार प्रदर्शन निकला है, उसको लेकर इस बार पेरिस ओलंपिक्स में वो कॉन्फिडेंस जरूर होगा, क्योंकि आप सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, आप कॉम्पीट करते हो, आसपास में वो बातचीत जरूर होती होगी। वो एक जो सर्कल होता है उसमें बातचीत होते हुए कैसी तैयारी चल रही है, क्या सारी चीजें चल रही हैं, उस कॉन्फिडेंस, उस तैयारी के बारे में हमें कुछ बताएं। बिल्कुल। टीम ने पिछले साल से काफी अच्छा कर रहे हैं सारे एशियन गेम्स में, जैसे आपने कहा काफी अच्छा रहा था। कितनों के मेडल आए थे, कितने शूटर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड शूट किए थे, तो आई थिंक उसके बाद भी हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुई, वर्ल्ड कप्स भी हुए, तो इंडिया अभी काफी यंगस्टर्स हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं, और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है टीम में। सो सबकी तैयारी को देखें और सबकी जो भूख है मेडल की उसको देखे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पेरिस में जरूर एक से ज्यादा मेडल आएंगे। और हम अपनी उम्मीद और अपनी अपनी ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान दे रहे हैं सारे एथलीट्स, और अपना 100% करेंगे वहां पे। एंड आई एम श्योर इंडिया के लिए जरूर मेडल आएगा। बिल्कुल। अंजुम, अभी आपसे बात करने से पहले आई वाज गोइंग थ्रू अबाउट योर जर्नी एंड ऑल। उसमें एक स्टेटमेंट दिखा, आप पहले तो मुझे करेक्ट करिएगा कि ये आपका स्टेटमेंट है नहीं, जहाँ पे आपने कहा कि अब इंडिया में जो शूटिंग कल्चर है वो काफी बेहतर हो रहा है, काफी बढ़ रहा है। स्पेशली जो कंपटीशन है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। आप कई मर्तबा इंटरनेशनल लेवल पर भी शूटर्स को इतने अच्छे शूटिंग स्कोर्स करते नहीं देखते हैं जितना कंपटीशन अब आपको इंडियन शूटर्स में देखने को मिलता है। बिल्कुल। इंडियन इंडियन लेवल ऑफ शूटिंग, और स्पेशली जो पार्टिसिपेंट्स की क्वांटिटी है शूटर्स की इंडिया में, वो बहुत, कितने कंट्रीज को मिला के भी इतने शूटर नहीं होते जितने इंडिया के अकेले के शूटर्स हैं। इसीलिए जब हमारा कोई भी नेशनल लेवल कंपटीशन होता है तो उसमें इतने हाई स्कोर्स होते हैं, लिटरली 0.1 के अंदर अंदर ही तीन चार शूटर्स होते हैं, और 1.0 के अंदर ही टॉप 8 खत्म भी हो जाता है। तो इंडियन लेवल शूटिंग का इतना हाई है कि जब भी हम इंटरनेशनल जाते हैं तो वहां पे जाके ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कंपटीशन, या कई बार तो उससे ज्यादा हाई रिजल्ट्स इंडिया में ही है। तो इसीलिए आई थिंक, क्योंकि हमें इतना टफ कंपटीशन अपने होम कंट्री में ही मिलता है, इसलिए इंडियन शूटर्स बाहर जाके काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और बेसिक स्कोर्स बहुत अच्छा देते हैं। सो ये आई थिंक हमारे लिए बहुत लकी चीज है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, शूटर्स की कमी नहीं है, और अब सपोर्ट, गवर्नमेंट के सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए अभी इंडियन शूटिंग काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल। ये तो देखिए शूटिंग की बात हुई, ये सारी चीजें हुई। आपके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने पढ़ी अंजुम, पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड, दैट अंजुम इज आर्टिस्ट ऑल्सो, आर्ट वर्क जी। से आपको बड़ा लगाव है, आप पेंटिंग्स वगैरह करती हैं। इस हॉबी के बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि दो बिल्कुल अलग टेंजेंट पर काम करने वाली चीजें हैं। एक तरफ आर्ट वर्क है और दूसरी तरफ फिर अपने गेम से वो आर्ट वर्क बनाना। बिल्कुल। तो जितना शांति हमें ये अपनी गेम में रखनी होती है, और जितना हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होता है, आई थिंक वही मुझे शूटिंग के दौरान और शूटिंग के बाद पेंटिंग करने में लगता है कि जितना मुझे आराम मिलता है पेंटिंग करने में, और जब वो रिजल्ट आता है, पेंटिंग अच्छी बनती है, उसकी जो खुशी होती है, आई थिंक वो मुझे अपनी शूटिंग से माइंड स्विच ऑफ करने के लिए बहुत हेल्प करती है। और मेडिटेशन है मेरे लिए पेंटिंग। तो जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ तो मेरे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ही नहीं लगती, मतलब मैं इतना अपने जोन में होती हूँ कि वो मेरे लिए मेडिटेशन है। और मेरे लिए शूटिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं ध्यान देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, अगर आप 100% सिर्फ एक ही चीज करते रहो, आप कुछ टाइम के बाद आपका मेंटली बहुत टायर्ड हो जाते हो आप। तो मेरा ये बहुत फोकस रहता है कि मैं हर दिन शूटिंग की ट्रेनिंग के बाद
कुछ भी, और चाहे वो मेरी फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे मेंटल ट्रेनिंग, पेंटिंग, सब मैं इन चीजों में भी एनर्जी लगाऊं, ताकि मैं जब हर दिन शूटिंग रेंज पे जा रही हूँ तो मैं एकदम फ्रेश और एक्साइटेड होके जा रही हूँ। सो इसलिए मैं पेंटिंग करती हूँ, और काफी लोग पसंद करते हैं पेंटिंग्स को, फिर मैं उनको सेल भी करती हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा जरिया रहता है अपना टाइम, वैल्यू करना टाइम का, और शूटिंग से स्विच ऑफ करने के लिए। शूटिंग से स्विच ऑफ करने के लिए पेंटिंग का सहारा लेना। अंजुम, दो ऐसी चीजें जहां पे आपको कंसंट्रेशन जो आपका है उसको बड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। पेंटिंग अगेन, वो जब आप बड़ा कीन वर्क करते हो पेंटिंग में, थोड़ा सा भी ब्रश इधर उधर हुआ तो चीजें, आपकी जो सारी मेहनत है वो शायद उस पर पानी फिर सकता है। एंड अगेन व्हेन यू कम टू स्पोर्ट शूटिंग, वहां पर भी आपको कंसंट्रेशन, वो एक एकाग्रता जिसकी हम बात करते हैं, जो इंटेंट की बात करते हैं, दोनों अब बिल्कुल, मैं जैसे मैंने शुरू में बोला कि दो अलग टेंजेंट पे चलने वाली चीजें, लेकिन वो जो कॉमन पॉइंट जहां पे वो मिलती हैं वो है कि आपका पीक कंसंट्रेशन। इससे आपको बिल्कुल। कैसे मदद मिलती है इस चीज के बारे आई थिंक जैसे जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ, तब मैं वही, जब आप बहुत बारीकी से पेंट ब्रश से कुछ पेंट कर रहे हैं, या आपको बहुत ध्यान से कोई चीज एकदम परफेक्ट बनानी है, तब मेरा ध्यान होता है मेरी ब्रीदिंग पे, और कि मैं बहुत स्लोली ब्रीथ करूं, क्योंकि सांस भी लेना है। कई बार तो मैं बहुत देर तक रोक के उस चीज को खत्म करती हूँ, फिर मेरे को ध्यान आता है कि नहीं, ब्रीथ करना है, तो फिर मैं डीप ब्रीथ करती हूँ। सेम हमारी शूटिंग में है। तो जब हम शूट कर रहे होते हैं, तो हमारा एक पूरा ब्रीदिंग साइकिल है जो हम फॉलो करते हैं, और वो काफी डीप और स्लो होता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होना, आपका क्या एक्शन से आपकी बॉडी क्या करेगी। जैसे मैंने शूटिंग में सीखा है, जितना शूटिंग की वजह से मैंने अपना माइंड और अपने बॉडी पे कंट्रोल सीखा है, उतना ही मैं पेंटिंग में भी उसको ट्राई कर सकती हूँ। और पेंटिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे, जब मैं अलग अलग कर रही हूँ। और जब पेंटिंग अच्छी नहीं बनती, वैसे ही अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उससे कैसे ओवरकम करना है, उस गलती को कैसे बेटर करना है। थिंक कहीं ना कहीं लाइफ हर एक दो चीजों के साथ आप रिलेट कर सकते हो, और हर एक की गलती से आप सीख के दूसरी चीज में बेटर कर सकते हो। तो बस इसीलिए इसी तरीके से फिर मैं अलग अलग चीजें अपनी शूटिंग से जोड़ लेती हूँ। अंजुम, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, 4-5 साल पहले, मई 2019। अच्छे से याद होगा आपको ये साल, ये महीना, क्योंकि आपके करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा यादगार था, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 का स्थान हासिल करना, फिर भारत में नंबर 1 का स्थान हासिल करना। उस पल के बारे में बताएं, क्योंकि वो एक ऐसा पल ऑब्वियसली जहाँ पे आपको लगा होगा आप सारी मेहनत जिस चीज के लिए आप करते हो वो हासिल आप कर चुके हो लगभग लगभग, और यहाँ से चीजों को और बेहतरी की ओर बढ़ाना है। बिल्कुल। जब मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया था हम्म, एयर राइफल में, उसके बाद मेरा वर्ल्ड रैंक नंबर 2 हुआ था, तो वो मेरे लिए काफी अ, अच्छा वो था, क्योंकि एक तो मेरा मेन इवेंट उस टाइम पे ऐसा था कि मैं 3P और एयर दोनों पे फोकस कर रही हूँ। हम्म, बट हम्म, एयर राइफल में ओलंपिक कोटा आया था, और वर्ल्ड नंबर 2 रैंक आया। एंड देन उस दिन मुझे ये भी था कि मुझे कहीं ना कहीं 3 पोजीशन में भी उसी लेवल पे आना है जो मैंने अभी एयर में अचीव किया है। तो फिर वो 19 में हुआ था, फिर उसके बाद नहीं, 2018 में हुआ था। उसके जी, बाद 2018। फिर 22 में मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी 3 पोजीशन इवेंट में। तो वो मेरे लिए जो जर्नी थी अप्स एंड डाउन्स की, बीच में कोविड आया, ओलंपिक ईयर था, और काफी क्रिटिसिज्म था ओलंपिक्स के बाद। सो आई थिंक वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें इतना स्ट्रांग एज ए ह्यूमन और एज ए स्पोर्ट्समैन बना देती है, कि हम अपने आप को बस फिर इसी चीज पे रखते हैं कि हाँ, जो हमने अपनी मेहनत करनी है, जो चीज हमारे हाथ में है, हम वो करें। और अपने जो टास्क और गोल्स हमने अपने लिए रखे हैं, चाहे वो वर्ल्ड नंबर 1 बनना है अलग अलग इवेंट में, चाहे वो इंडिया नंबर 1 बनना है, या वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो फिर मेरा सारा फोकस उसी चीज में था। ओलंपिक कोटा जीतने के बाद, ओलंपिक्स में जाने के बाद, वही तो इसलिए मेरे को काफी अच्छा लगा था कि मैं उस टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी, वर्ल्ड नंबर 2 बनी थी एयर राइफल में, और 2022 में मैं 3 पोजीशन में वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी। अंजुम, आपने एक बात कही कि ओलंपिक कोटा आपको मिला, एंड आफ्टर दैट जब ओलंपिक कंप्लीट हुआ, वो कंपटीशन से आप आई, आपने क्रिटिसिज्म की भी बारे में बात करी। जी। अगेन किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, वो एक जो होता है कि आपको
जितनी तालियों से आपका स्वागत किया जाता है, कई मर्तबा उतने ही हार्श वे में आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जिसकी शायद आलोचना होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा कर रहा है तो आप उसके साथ, अगर बुरा कर रहा है तो भी आप उसके साथ रहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाता है एनी डे। वो ओलंपिक जब बेहतर नहीं गया, अंजुम के दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, बाहर जो बातचीत चल रही है, जो सारे एक्सपर्ट हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे फैन्स हैं, वो कोटा मिला, फिर भी पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा, वो सब अलग एक पर्सपेक्टिव है। बट एज़ अ प्लेयर आप वहाँ कॉम्पीट करके आए हो, आपको लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन पता है और आपको पता है आपकी तैयारी कैसी थी। आपके दिमाग में, आपके नज़रिए से कैसी रही थी चीज़ें? आपके साथ क्या लग रहा था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिल्कुल। आई थिंक पहली बार किसी ने ऐसे पूछा है मुझसे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं तो हम यही समझाते रह जाते हैं कि इवन मीडिया के लिए या कितने कितने लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनके लिए मेडल ही एक रिजल्ट है। उसके अलावा किसी ने अपना पर्सनल बेस्ट दिया है, किसी ने किसी सिचुएशन में आगे कैसा परफॉर्म किया है, वो मैटर ही नहीं करता है। ट्रू। बट एज एन एथलीट, एज अ सीनियर एथलीट नाउ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे लिए जो मेरी ओलंपिक की प्रिपरेशन थी, जो मेरी तैयारी थी, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग और मेरी टेक्निकल ट्रेनिंग, मैं कहूंगी मैं बहुत ही खुश थी कि मैंने जिस तरीके से अपना ओलंपिक का मैच खेला। तो वो मेरा, मैं वही, जब आप पहली बार ओलंपिक जाते हो आपको इतना प्रेशर होता है कि कैसा होगा, आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी, आपको कितनी टेंशन होएगी। बट क्योंकि मुझे पता था कि जो जरूरत है मैंने वो हर चीज करी है और इतनी मेहनत करी है, तो मैं बहुत अच्छे से सोई थी पिछले दिन और मेरा मैच बहुत अच्छा हुआ था। जो अपनी पल्स, हमारी पल्स बढ़ती है या हमें प्रेशर आता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे से मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। तो मैं कहूंगी मैंने मेरे लिए वो ओलंपिक का अपना एक्सपीरियंस 10 में से 9 मैं उसको मार्क्स दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही खुश थी जिस तरीके से मैंने ओलंपिक्स खेला। और उसने मुझे और भी कॉन्फिडेंस दिया अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए, अगले ओलंपिक्स के लिए। तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने माइंड और बॉडी पे कैसे कंट्रोल रखना है, मैंने वहां से उसकी ट्रेनिंग से सीखा है। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आगे के भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, जितना एक्सपीरियंस और जितना अच्छे से मैंने उस टाइम पे किया था, उसी को मैं और भी बेटर कर रही हूँ और आगे भी मैं वैसे ही करूंगी। तो वो मेरे लिए बिल्कुल। बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा था ओलंपिक्स का। बिल्कुल अंजुम, ओलंपिक्स के बारे में बात करी, बट थोड़ा सा और पीछे अगर जाएं, जकार्ता 2018 कॉमनवेल्थ गेम, शायद रिजल्ट वहां पे भी फेवरेबल नहीं थे आपके लिए। जी, एशियन गेम्स थी जो जकार्ता में, वहां पे मैं सेम स्कोर से 9th पे रही थी हम्म। और फाइनल्स में नहीं आई थी। और कहीं ना कहीं वो मैच थोड़ा ठीक था, बहुत हाई स्कोर नहीं था कि मैं टॉप 8 में नहीं आ पाई, बट ऐसा था कि ऑलमोस्ट सेम स्कोर पे मैं 9th पे थी और मैं फाइनल्स में नहीं आई थी। पर उसी के 1 महीने के बाद हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स थी। नहीं, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप थी हमारी, हम्म। जिसमें मैंने फिर ओलंपिक कोटा जीता था और इवन 3 पोजीशन में मैंने अपने जकार्ता के स्कोर से काफी ज्यादा मारा था। सो वही जो मुझे दुख हुआ था एशियन गेम्स में मेडल ना लाने का, एंड वो मैंने अपना फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूरा कवर अप किया। सो आई थिंक वो अग्रेशन को कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, वो मैंने 2018 में एशियन गेम से वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया था। बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि अग्रेशन जो आपके अंदर होता है, उसको आप जब सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हो तो वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके बिल्कुल देता है। बहुत युवा खिलाड़ियों के लिए ये चीज़ है, जितने भी यंग बच्चे, जितने भी यंग लोग सुनेंगे इस चीज़ को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अग्रेशन को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने से रिजल्ट बेहतर प्रोड्यूस होते हैं। अंजुम, अब 2024 पेरिस ओलंपिक्स, पीछे क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, बिल्कुल आप उन सारी चीज़ों को भुला दोगे। अब ट्रायल्स चल रहे हैं, 2 सेट्स जैसा हमने देखा कि उसमें आपने बेहतर करा है। अब आगे अभी जो और ट्रायल्स के फेजेस हैं, उनमें भी आपको बेहतर करना है, ओलंपिक कोटा को अपने कंफर्म करना है। उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है दिमाग में? और जो पिछले मैचेस रहे हैं, जो आपके इस ट्रायल्स के कॉम्पिटिशन में, वो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं? जैसे आपने कहा मैं पास्ट को भूल चुकी हूँ, तो मेरे अभी जो 2 ट्रायल्स है मैं उनको भी भूल चुकी हूँ। अभी आगे की जो तैयारी है वो मेरी काफी अच्छी चल रही है। अभी हमारे मैचेस है आने वाले हफ्तों में। तो मैं काफी खुश हूँ अपनी तैयारी से, और जो मेरी रूटीन और प्लान सेट है बस मैं उस चीज को फॉलो कर रही हूँ। एंड
मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो भी रिजल्ट होगा वो सबको ही पता चलेगा। एंड जो भी हमारी फेडरेशन फिर डिसीजंस लेगी, बट मेरी तरफ से 100% तैयारी है और मैं आगे भी कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ जिस तरीके से मेरी प्रिपरेशंस हो रही है अभी। अंजुम, प्रिपरेशंस तो आपकी हो रही हैं, आप कई मर्तबा बड़े युवा खिलाड़ियों से भी मिल रही होंगी, चाहे मानू की बात करें, चाहे मेहुली घोष की बात करें। इन खिलाड़ियों से मैं मिला था जब पिछली मर्तबा एशियन गेम्स का कंटेंजेंट जाना था, दिल्ली में जो इवेंट हुआ था जहाँ पे जर्सी लॉन्च वगैरह हुई थी, बातचीत हुई थी इन खिलाड़ियों से। इनसे जब आपकी बातचीत होती है तो एज अ सीनियर प्लेयर आपसे जरूर बातचीत करते होंगे, गेम पे बात होती होगी। अगेन वो एक जो एक होता है कि आप ठीक है, आप एक अलग उसमें कॉम्पीट कर रहे हो, वो अलग कॉम्पीट कर रहे हैं, अलग इवेंट्स में कई मरतबा होता है, या कुछ आपके साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे। क्या बातचीत होती है युवा खिलाड़ियों को, अंजुम क्या बताती हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? ओलंपिक्स इसी को लेकर बातचीत हो रही होगी आजकल तो। नहीं, हम कोशिश करते हैं हम शूटिंग की बात ही ना करें। तो ज्यादा यही होता है कि अगर कोई कहीं घूम के आया है तो, और या फिर पेंटिंग की बात या कुछ खाने पीने की बात। बट हम एथलीट्स मतलब यही होता है कि जितना हम शूटिंग के अलावा बात करें, ताकि ऐसा ना हो कि हर जगह शूटिंग शूटिंग ही हो। तो इसीलिए बस ये होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, घर पे सब ठीक है। एंड क्योंकि सारे अपनी 100% मेहनत दे रहे हैं। अगर तो अभी ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छा आपका अच्छा क्यों नहीं हुआ या आपका खराब क्यों हुआ। बट मैं जरूर बस जूनियर से ये जरूर उनको बोलना चाह मतलब बात करती हूँ कि आप अपनी शूटिंग के अलावा भी कोई चीज होनी चाहिए आपकी, चाहे वो स्कूल या कॉलेज है, आप जरूर जाइए स्कूल और कॉलेज। अपनी शूटिंग लाइफ के साथ कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी मेच्योरिटी आती है लाइफ में, वो स्कूल कॉलेज में दोस्त बना के वहां पे जो भी हम शरारतें करते हैं वो सब, और डांट खाते हैं, वो सब बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और शूटिंग भी एक पार्ट है, बट वो सिर्फ एक पार्ट है, उसके अलावा की जो चीजें हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो हम ऐसी बातें करते हैं कि आप इसके अलावा क्या कर रहे हो। और क्योंकि शूटिंग तो सब इतनी अच्छी कर रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ उनको सिखाने के वो नहीं, उनसे तो मैं सीखती हूँ कि हाँ ये चीज इससे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है इसका, या इसमें ये चीज कितनी अच्छी है कि ये हारना नहीं चाहते या कुछ भी ऐसा। बट जो मैं उनको ये सिखा सकती हूँ बस वो यही है कि अगर कोई भी तकलीफ है तो वो खुल के उसके बारे में बात करे किसी भी अपने से, और शूटिंग के अलावा क्या कर सकते हैं वो जरूर करें। तो चलिए अंजुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आपके बाकी के बचे ट्रायल्स हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बेहतर थैंक करें, ओलंपिक्स कोटा हासिल करें, और जब आप ओलंपिक्स में जाएं तो जो मेडल की उम्मीद है हमें अंजुम से और अपनी शूटिंग टीम से, वो एक मेडल ओलंपिक्स जो होने वाला है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, वो हमारे देश के लिए आए। इससे बेहतर और इससे इससे बड़ा गर्व वाला पल हम सभी देशवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। सबसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर गेम। यू अनुभव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड हम अपनी लाइक मेहनत पूरी रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।